हाय दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जाना था यूरोपीय संघ के बारे में, आसियान के बारे में, चीन के बारे में और जापान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो दक्षिण एशिया है वहाँ पे शासन मतलब रूल्स कैसे थे। ठीक। और इसके साथ साथ हम ये भी जानने का इसमें कोशिश करेंगे कि यहाँ पे नेपाल की कहानी क्या है, बांग्लादेश की कहानी क्या है, मालदीव की कहानी क्या है। इसके साथ साथ हम भारत के पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ संबंध भी देखेंगे। इसके अलावा इसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सार्क संगठन क्या है, मतलब जिसे दक्षेश कहते हैं। और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो दक्षिण एशिया में जितने भी देश होते हैं यहाँ पे किस रूल्स को पसंद ज़्यादा किया गया है ना, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर का जो टॉपिक है मतलब उसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कंटेम्पोररी साउथ एशिया, मतलब समकालीन दक्षिण एशिया। तो देखो जो समकालीन है मतलब एक काल है, मतलब एक युग है, मतलब एक समय है, लेकिन इसका सही रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं बताऊं अपनी परिभाषा में, मैं ये कहूँगा कि इतिहास में हुई एक ऐसी घटना जो आज भी अहमियत रखती है, मतलब आज भी प्रासंगिक है, तो वहीं से ही समकालीन युग की शुरुआत होती है। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत को पाकिस्तान से लड़ने पड़े, चीन से लड़ने पड़े, भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई। यहीं से भारत तो आज़ादी के बाद से ही भारत के लिए हम समकालीन युग की शुरुआत मानेंगे। लेकिन यहाँ पे जो समकालीन शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये केवल भारत के लिए नहीं, यहाँ दक्षिण एशिया के देशों के लिए किया गया है। तो दक्षिण एशिया के देशों में कौन कौन से देश आते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले नंबर पे भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव और पाकिस्तान है। आप ये कह सकते हो कि दक्षिण एशिया के अंतर्गत 7 देश आते हैं। यहाँ तक हम ये भी देखेंगे कि जो दक्षिण एशिया उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे हिमालय पड़ेगा, ईस्ट में जाओगे तो बंगाल की खाड़ी, और साउथ मतलब दक्षिण में जाओगे तो हिंद महासागर, और वेस्ट में जाओगे तो अरब सागर मिलेगा। ये दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति है। तो आइए इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जितने भी देश हैं इनकी स्थिति मैप में कैसी है। तो ये मैप, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैप साफ दिख रहा होगा। तो इस मैप में देखो ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ है नेपाल, यहाँ है भूटान, यहाँ है बांग्लादेश, और यहाँ है पाकिस्तान, ये है श्रीलंका, ये है अरब सागर जो भौगोलिक स्थिति है, ये है बंगाल, और यहाँ है हिमालय। ठीक, ये दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति है। एक देश और देख लेते हैं, ये है मालदीव। ठीक गाइस, अब इसमें ये देखने के बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस टॉपिक में पहले हम देखेंगे कि रूल्स क्या है। तो रूल्स जो है वो है एक लोकतंत्र जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, एक होता है सैनिक शासन जिसे मिलिट्री रूल्स कहते हैं, एक होता है राष्ट्र मतलब जहाँ पे एम्पायर होते हैं, एम्पायर शासन करते हैं। ठीक, लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पे जनता का शासन होता है, जैसे कि हमारे देश में। ठीक, हमारे देश में जनता नेता को चुनती है और वो नेता सरकार को चलाती है। इसका मतलब ये है कि वो लोकतंत्र है जहाँ पे जनता द्वारा चुना जाता है सरकार को और सरकार शासन करती है। ठीक, इसके बाद सैनिक शासन, जब देश का शासन सैनिक चलाते हैं, सैनिक, तो उसे हम सैनिक शासन कहते हैं। राजतंत्र आप जानते हो जहाँ पे राजा महाराजा शासन चलाते हैं, फिर उनके पुत्र प्रपौत्र उसके शासन व्यवस्था पर चलते रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दक्षिण एशिया में ये तीनों शासन रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा दक्षिण एशिया में किस शासन को पसंद किया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा लोकतंत्र शासन को पसंद किया गया। आप एक बात और जानते हैं कि इन तीनों शासन में जो सबसे बेस्ट शासन है वो लोकतंत्र है, फिर इसके बाद सैनिक है, फिर राजतंत्र। ये दोनों ही बेकार शासन कहे जा सकते हैं, लेकिन हम इसका भी अध्ययन करना है, हमें इसका भी अध्ययन करना है, और साथ साथ हमें इनकी कहानी भी जाननी है, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ तक की। तो आइए धीरे धीरे शुरू करते हैं। एक बात तो इसमें ये सिद्ध होगी कि दक्षिण एशिया मतलब ये जो दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो लोकतंत्र करते हैं। लोकतंत्र को जुदा कर पाना बहुत मुश्किल था। इसमें पाकिस्तान के बारे में बता रखा है। जो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 2 शासन रहे, एक सैनिक शासन रहे और एक लोकतांत्रिक शासन रहे। हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जब सैनिक शासन था तो वहाँ पे नेता तब कौन थे, जब लोकतंत्र था तब नेता कौन थे। ठीक, और ये भी जानेंगे कि वहाँ पे लोकतंत्र कायम क्यों नहीं हो पाता है। तो यहाँ नीचे देख सकते हो आप, यहाँ पे पहले जो है वो है अयूब खान। इन्होंने 1958 से 69 के बीच में शासन किया और इन्होंने मिलिट्री शासन लागू किया, अर्थात सैनिक शासन लिया। इसके बाद यहिया खान आए जो 1969 से 71 तक रहे, इन्होंने भी मिलिट्री शासन किया। इसके बाद आए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इन्होंने 1971 से 1977 तक शासन किया, लेकिन इन्होंने डेमोक्रेसी किया। इसके बाद आए जियाउल उल हक, इन्होंने 1977 से 1988 मतलब 1988 तक शासन किया, इन्होंने भी मिलिट्री शासन किया। इसके बाद आई बेनजीर भुट्टो, और बेनजीर भुट्टो ने
डेमोक्रेसी शासन किया 1988 से 90, और फिर 93 से फिर 96 के बीच में किया। और इनके बीच में जो आए वो नवाज शरीफ आए, इन्होंने 1990 से 1993, फिर 1996 से 1999 इन्होंने भी डेमोक्रेसी शासन किया। लेकिन क्या हुआ कि 1999 में फिर से सैनिक शासन आया जिनका नाम परवेज़ मुशर्रफ था, और इन्होंने 1999 से 2008 तक वहाँ पे मिलिट्री शासन रखा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो परवेज़ मुशर्रफ थे इन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया था पाकिस्तान का। अब इनके बीच और भी नेता है, उनके बारे में हम ना जान के हम जानेंगे कि वर्तमान में इमरान खान है जो करंट में। ठीक गाइस, अब इसमें देखते हैं कि जो पाकिस्तान है, क्या वजह है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम नहीं हो पाता। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। तो वो क्या वजह है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम नहीं रह पाता। देखो, पहला है वहाँ पर जो धर्म गुरु हैं उनका बहुत बड़ा प्रभाव है सरकार पर। वो जो कहती है उन्हीं के अनुसार सरकार चलती है। यहाँ तक कि जो भूस्वामित्व जो बड़े बड़े लोग हैं उनका भी सरकार पर प्रभाव है, और ये लोकतंत्र को ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि इनसे इनको फ़ायदा नहीं होता, इसलिए सैनिक शासन को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। यहाँ तक कि भारत एक विवाद, बहुत बड़ा विवाद चलते आ रहा है आज़ादी के समय से ही, तो ये कहीं ना कहीं मिलिट्री शासन को बढ़ावा देते हैं। एम मतलब मिलिट्री। पश्चिमी देशों का स्वार्थ, पश्चिमी देशों का स्वार्थ का मतलब है कि जो पश्चिमी देश है वो बम हथियारों का निर्माण करते हैं और उनकी खपत पाकिस्तान में होते हैं। जब सैनिक शासन होता है तो कई सारे हथियार की ज़रूरत होती है, तो उस समय पाकिस्तान पश्चिमी देश है वो अपने सामान पाकिस्तान में बेचती है, और ये तभी बेच पाती है जब सैनिक शासन होता है। तो सैनिक शासन में कई सारी हिंसा होती है। ठीक, तो ये है। अब इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये बांग्लादेश है ये कैसे बना। तो मैं यहाँ पे बताऊँ कि आज़ादी के समय पाकिस्तान के दो भाग थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। आज वर्तमान में जो बांग्लादेश आप सुनते हो नाम, ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है। आज़ादी के समय भारत बीच में था, और एक पश्चिमी पाकिस्तान इधर था, और पूर्वी पाकिस्तान इधर था, जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या हुआ कि जो पश्चिमी पाकिस्तान थे वो लोग पूर्वी पाकिस्तान पर ध्यान नहीं देते थे, जिससे उनका विकास नहीं हो पाता था, और यहाँ तक कि उन पर उर्दू भाषा थोप दी गई कि आपको उर्दू ही भाषा बोलनी पड़ेगी। तो क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अलग होने की मांग उठाई, और अलग होने की जो सबसे पहले वहाँ पर मांग उठाई वो नेता था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक, अब लोगों की राय लेने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता था यह्या खान, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव कराया, और जब चुनाव करवाया तो उसमें शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। लेकिन यह्या खान मतलब पश्चिमी पाकिस्तान ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, जिससे जनता ने जोर रूप से मांग किया, आंदोलन किया। फिर क्या हुआ कि यह्या खान, आपको पता है मैंने बता रखा था, इन्होंने सैनिक शासन था, इन्होंने सैनिक को भेजा, शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी कर ली और लोगों को गोली से भून दिया, जिसमें हज़ारों लोगों की मौत हो गई, और लोग अपनी जान बचाने के लिए लगभग 2 लाख लोग भारत आ गए। और जब ये लोग भारत आ गए तो भारत सरकार ने उनकी मदद की। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी, इन्होंने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, जिसे 1971 का युद्ध कहा गया। अब इस युद्ध के क्या परिणाम हुए? देखो, इस युद्ध का परिणाम तो ये हुआ कि एक नया देश बना बांग्लादेश 1971 में, साथ साथ, और भारत ये युद्ध जीत गया। इससे इंदिरा गांधी और भारत की विश्व में छवि बहुत अच्छी बनी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि भविष्य में दोबारा युद्ध ना हो, तो दोनों के बीच शांति समझौता हुआ, जिससे शिमला समझौता के नाम से जाना गया। ये समझौता जुलाई 1972 मतलब 1972 में हुआ। जब ये समझौता हुआ था तो जो यह्या खान थे वो शासन से हट गए थे, और वहाँ पे जुल्फ़िकार आए थे। ठीक है, और भारत की ओर से इंदिरा गांधी के बीच ये समझौता हुआ। तो ये शिमला समझौता आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो गाइस, इस वीडियो में इतनी, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।